भाप इंजन बीएससी पार्ट सेकंड के लिए आज हम जो है पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले आज ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू, निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू के योग के बराबर होती है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ये होगा। यानी कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू के योग के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई निकाय जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है और उन्हीं परिस्थितियों में लौटकर प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। हम मान कर के चलते हैं कि यदि किसी प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था ए है, हम मान कर के चल रहे हैं कि किसी प्रक्रम में जो प्रारंभिक अवस्था है वो ए से अंतिम अवस्था बी प्राप्त करने पर प्रक्रम को डेल्टा क्यू ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा डेल्टा डब्ल्यू कार्य उसके द्वारा संपादित किया जाता है। तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन जो होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कोई ए अवस्था है, वहाँ डेल्टा क्यू ऊष्मा दी गई, उसके द्वारा जो है डेल्टा डब्ल्यू कार्य संपादित करके वापस डेल्टा जो है अवस्था बी को प्राप्त करता है डेल्टा डब्ल्यू कार्य करने के पश्चात। तो ए तो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था और बी अंतिम अवस्था यहाँ होती है। यहाँ जो उनकी ऊर्जाओं का अंतर लें तो यू बी माइनस यू ए अंतिम अवस्था की ऊर्जा से प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा वो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा और कार्य के डिफरेंस के बीच के बराबर प्राप्त होता है। अब यदि अंतिम अवस्था बी को हम प्रारंभिक अवस्था लेकर के चलें और ए को जो है अंतिम अवस्था लेकर के चलें और इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में संपन्न कराएं, तो जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें जो होने वाला परिवर्तन है वो इस प्रकार से रहेगा। आप देख सकते हैं कि अब हम जो है बी अवस्था को इनिशियल स्टेज प्रारंभिक अवस्था लेकर के चल रहे हैं और यहाँ इस प्रक्रम को उल्टा विपरीत अवस्था में लेकर के चलेंगे और प्रारंभिक अंतिम जो अवस्था है उसको ए डे से ले रहे हैं। ये हमारी पहले प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था थी, ये अंतिम अवस्था थी। अब पीछे से आगे की ओर चलेंगे तो ये अब प्रारंभिक अवस्था होगी और ये अंतिम अवस्था होगी, उल्टे क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ इनकी जो ऊर्जाओं का अंतर है ए डैश और बी की जो ऊर्जाओं का अंतर है वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के रूप। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू, चूँकि ये विपरीत प्रक्रम में चल रहे हैं पहले के इसलिए माइनस में है, माइनस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ जो ऊर्जाओं का अंतर है ए यानी कि अंतिम अवस्था और बी प्रारंभिक अवस्था के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो है ये इक्वेशन नंबर 2 के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये है और इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं। यहाँ जो ऊर्जा अंतर है वो बराबर होगा, उसका उपयोग करेंगे। तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस यू ए डैश
यू ए डैश माइनस यू बी के रूप में देख करके चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जब इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो यू ए जो ऊर्जा है ए अवस्था की प्रारंभिक चक्र में, वही दूसरे जो चक्र हम ले रहे थे उसमें जो अंतिम ऊर्जा है यू ए डैश उसके बराबर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसे कहते हैं हम उत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी कि कोई ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई निकाय जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है और उन्हीं परिस्थितियों में लौटकर वो उस अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ऐसे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं वो हम देखते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन जो है बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से जो है सडन कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जो परिवर्तन होगा वो उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए आवश्यक है। निकाय का जो ताप है वातावरण के ताप से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसका निकाय का जो ताप है वातावरण के ताप से अधिक नहीं होना चाहिए। जो तीसरा जो बिंदु है प्रक्रम में ऊर्जा जो ह्रास है स्रोत चालन संवहन विकिरण विद्यमान नहीं होने चाहिए, यानी कि जो चालन विधि है ऊष्मा के ह्रास की, ऊर्जा ह्रास की जो चालन विधि है, संवहन विधि है, विकिरण विधि है, ये यहाँ विद्यमान नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है उन्हीं परिस्थितियों में लौटकर पुनः वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, ऐसे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रक्रमों में जिन अवस्थाओं को पार करते हुए प्रक्रम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है, लेकिन उस अंतिम अवस्था से उन्हीं परिस्थितियों में वापस लौटकर प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, ऐसे प्रक्रमों को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे ऊष्मा का उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर संचरण होना, बर्फ का पिघलना, जूल थॉमसन प्रभाव और जो तरह तरह की केमिकल रिएक्शन से रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें हम देख सकते हैं कि जो प्रक्रम है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम रहता है। यानी कि जिन परिस्थितियों से जो है प्रक्रम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है उन्हीं परिस्थितियों में लौटकर वो अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, ऐसे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। बात करें भाप इंजन की, ऊष्मा इंजन की, ऐसी युक्ति जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करे, ऐसी युक्ति जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करे ऊष्मा इंजन कहलाती है। ऊष्मा इंजन के जो मुख्य भाग हैं वो निम्न प्रकार से रहेंगे। ऊष्मा इंजन के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ऊष्मा इंजन के जो 3 प्रमुख भाग हैं वो निम्न प्रकार होंगे: सिंक, कार्यकारी पदार्थ और तीसरा है स्रोत। तो यहाँ हम पढ़ते हैं एक एक को लेकर के। स्रोत, तो स्रोत के बारे में हम जानेंगे कि जो स्रोत है उसे सोर्स भी कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। यह जो स्रोत है वह उच्च ऊर्जा का ऊष्मा भंडार होता है। इसकी जो ऊष्मा धारिता है
वो अनंत होती है। जो स्रोत है उसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, उससे कितनी भी आप ऊष्मा ग्रहण कर सकते हैं। इसका जो ताप है हम T1 केल्विन के रूप में लेंगे। दूसरा होता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ एवं यांत्रिक व्यवस्था ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा को कार्य के रूप में परिवर्तित कर दे, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा को कार्य के रूप में परिवर्तित कर दे, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। ये एक सिलेंडर में भरा हुआ होता है। जो कार्यकारी पदार्थ है वो एक सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, जिसकी दीवारें कुचालक होती है और जो उसका तल है वह सुचालक तल होता है। इसके ऊपर की तरफ एक कुचालक पिस्टन लगा हुआ होता है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में इस सिलेंडर के अंदर वायु भरी हुई होती है, यानी कि वायु का उपयोग इस सिलेंडर के अंतर्गत किया जाता है। जो तीसरा पार्ट होता है सिंक। सिंक की बात करेंगे। यह कम ताप का ऊष्मा भंडार होता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही अल्प होता है और इसको कितनी ही हम ऊष्मा दे दें लेकिन इसकी ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है, अर्थात इसकी जो ऊष्माधारिता है वो अनंत होती है। इसके ताप को हम T2 केल्विन के रूप में लेते हैं। बात करते हैं ऊष्मा इंजन के सिद्धांत की। तो जो सिद्धांत है, सिद्धांत को हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो यहाँ एक ऊष्मा इंजन का प्रारूप प्रदर्शित है। ये स्रोत है जिसका T1 केल्विन टेम्परेचर है और ये सिंक है। सिंक का जो टेम्परेचर है T2 केल्विन है और यहाँ जो है सिलेंडर रखा हुआ है कार्यकारी पदार्थ के रूप में। तो ये जो कार्यकारी पदार्थ है यह सबसे पहले स्रोत से T1 केल्विन जो स्रोत का ताप है उससे Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। इस स्रोत से Q1 केल्विन जो है Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। Q1 ऊष्मा ग्रहण करके उस ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा को कार्य के रूप में परिणित कर देता है। कार्य में परिणित होने के पश्चात शेष जो बची हुई ऊष्मा है Q2, उस ऊष्मा को ये निष्कासित कर देता है सिंक में और सिंक का जो ताप है T2 केल्विन है। तो इस प्रकार से यह जो इंजन होता है, जो ऊष्मा इंजन होता है, भाप इंजन होता है, वो कार्य करता है इस सिद्धांत पर। और बात करते हैं हम ऊष्मा इंजन की दक्षता की। तो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है उसकी बात करें तो ली गई ऊष्मा के सापेक्ष जो वो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है उसके सापेक्ष उसके कार्य करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बताने वाला गुणांक जो है आपके ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। अब ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू W/Q1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो W की जगह जो कार्य है उसकी जगह हम Q1 माइनस Q2 को पुट करेंगे। देन इसको इस Q1/Q1 इसको 1 से 1 हो जाएगा और Q2/Q1। और यदि इसको हम परसेंटेज में बदलें तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम आपके पास जो है ऊष्मा इंजन की दक्षता हमें फाइंड आउट हो जाएगी। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।